यूकैरियोटिक सेल में मिलती है, पहली बात तो ये ध्यान में रखो, यूकैरियोटिक सेल में मिलती है, करेक्ट। और दूसरा जो है ये अराइज होती है, ये बनती है कहाँ से, अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनी हुई होती है ना। अब इन्हें जो है माइक्रोबॉडीज क्यों कहा गया? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनको जो है माइक्रोबॉडीज कहा क्यों गया है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये स्ट्रक्चर जो है काफी छोटे हैं, माइक्रो, काफी छोटे स्ट्रक्चर है जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्मिक रीजन में प्रेजेंट, और ये काफी यूजफुल है। इनकी आप अगर इनके किए हुए कामों के बारे में देखेंगे तो किसी नेताजी से कम नहीं है इनके काम। जैसे 3 टाइप के माइक्रोबॉडीज हमें स्टडी करने हैं, 3 टाइप। पहला माइक्रोबॉडी जो है उसको हम बोलते हैं स्फेरोजोम। क्या बोलते हैं? स्फेरोजोम, करेक्ट। दूसरा जो माइक्रोबॉडी है उसको बोलते हैं ग्लैक्सिजोम, ग्लैक्सिजोम। और तीसरा जो माइक्रोबॉडी हमको पढ़ना है वो है पिरोक्सिजोम, पिरोक्सिजोम, है ना। तो ये जो तीनों हमको माइक्रोबॉडीज पढ़ने हैं, उनका नए खुशनुमा टाइम चेंज नहीं हुआ है बेटा। ये वो रीशेड्यूल क्लास है, फिर से आपकी एक क्लास जो है रात को 8 से 9 बजे है, करेक्ट। आज 2 क्लास है एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 जो है हमको पढ़ना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, या हम ये माइक्रोबॉडीज क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? हमें तो बड़े बड़े ऑर्गेनल पढ़ना चाहिए, हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना चाहिए, है ना। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो माइक्रोबॉडीज असल में ना ये बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है सेल के अंदर रिएक्शंस को कंप्लीट करने में। जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस चलती है, जो साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो रिएक्शंस चलती है, उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, करेक्ट। तो जैसे अगर देखा जाए तो स्पिरोजोम्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्पिरोजोम्स की बात करता हूं। तो स्पिरोजोम जो है, स्पिरोजोम को आप देखेंगे तो ये पहली बात तो प्लांट सेल में मिलेगा, सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, ये आपको एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगा, करेक्ट। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम है पर्नर। क्या नाम है? पर्नर। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, करेक्ट। सुन रहे हैं दीपिका? ओके। अब यहां पर जो है इसके अंदर ये स्पिरोजोम जो है, ये स्पिरोजोम ऐसे होते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स है। और ये जो एंजाइम्स है ना, ये एंजाइम्स असल में जो है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एसिडिक वर्ड का तो मीनिंग आपको पता है। हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब कि वाटर, लाइटिक मतलब कि ब्रेक डाउन करने वाला, तो वाटर को ब्रेक डाउन करने वाला, करेक्ट। अब हमको थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत है। हमने 1 या 2 क्लास पहले जो है लाइसोसोम्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लाइसोसोम। वो जो लाइसोसोम्स है, वो लाइसोसोम में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और लाइसोसोम का भी अंदर का जो एनवायरमेंट है, जो कि एनिमल सेल में होते हैं लाइसोसोम, वो भी एसिडिक। तो यहाँ पर सेम टाइप के एंजाइम और सेम टाइप का एनवायरमेंट हमको प्लांट्स के अंदर भी मिल रहा है, स्पिरोजोम्स के अंदर। इसीलिए स्पिरोजोम्स को एक और नाम से जाना गया। इसको हम प्लांट के लाइसोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं। अगर बात समझ में आई होगी तो कमेंट में लिखो प्लांट, चैट में लिखो प्लांट। प्लांट लाइसोसोम क्यों बोल रहे हैं? स्पिरोजोम को प्लांट लाइसोसोम हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल लाइसोसोम, जो एनिमल सेल में जो लाइसोसोम होते हैं, बिल्कुल उसके जैसे है ये। हालांकि ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, इसलिए इसको क्या कहा गया है? प्लांट लाइसोसोम। कमेंट चैट में लिखिए प्लांट, अगर ये बात समझ में आ रही है।
करेक्ट। अब देखो दूसरा दूसरा जो माइक्रो बॉडी हमको समझना है वो है ग्लायोक्सिजोम। ग्लायोक्सिजोम ग्लायोक्सिजोम ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे? प्लांट सेल में। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है इसकी जो डिस्कवरी है, ग्लायोक्सिजोम की जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम है डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट जिसका नाम है बेवेंस। क्या नाम है? बीवेंस नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। लेकिन सर ये ग्लायोक्सिजोम, अब आपने तो यहाँ पर स्पिरोजोम बता दी कि उसके अंदर जो है एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये वही काम करते हैं जो है एनिमल सेल में लाइसोसोम करते हैं, मतलब वो फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करने का काम है ना, इस टाइप से जो काम होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन आप जो ये दूसरा वाला बता रहे हैं जिसका नाम आपने ग्लायोक्सिजोम दिया है ना, वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? ग्लायोक्सिजोम क्या कर रहा है? तो ग्लायोक्सिजोम को आप देखेंगे तो ये सिंपली हेल्प करता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे लग रहा है। देखिए, हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को में हेल्प करते हैं। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट क्या है सर? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो एज यूजुअल हम हर एक कंसेप्ट, हर एक टर्म को डिटेल में समझते हैं, तो हम इसको भी डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जिसमें कि आपका ग्लायोक्सिजोम जो है वो हेल्प कर रहा है ना। तो देखिए बॉडी के अंदर जो ये प्लांट के अंदर में, क्योंकि ग्लायोक्सिजोम जो है आपको सिर्फ प्लांट के अंदर मिलता है, तो प्लांट के अंदर में जो फैट होता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, या आप बोल सकते हो कि एक ऐसी प्रोसेस होती है प्लांट सेल के अंदर जिसमें फैट है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है ना, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है, और इसी को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें कि फैट बहुत ज्यादा है, जैसे एग्जांपल याद करने की कोशिश करो, कौन सी ऐसी चीज आप खाते हो नेचुरल जिसमें कि आपको फैट ज्यादा मिलता है? ऐसी कोई चीज आपको ध्यान आ रही है? मुझे याद आ रही है फल्ली दाना। फल्ली का तेल तो उसी से बनता है यार, है ना। तो पीनट तो फल्ली दाना में भी होता है, बहुत बढ़िया, है ना। कैस्टर सीड, इनमें जो है बीटा ऑक्सीडेशन बहुत होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन बहुत होता है इसका मतलब है कि इसके अंदर में आपको ग्लायोक्सिजोम जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा नंबर में आपको। तो बात समझ में आई? ग्लायोक्सिजोम अगर समझ में आया होगा तो चैट में लिखिए ग्लायोक्सिजोम। ग्लायोक्सिजोम, करेक्ट। अब तीसरे की बात करते हैं। बहुत बढ़िया राकेश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।
चलिए कोई नहीं, है ना। अब तीसरा जो है वो है आपका पीरोक्सिसोम। पीरोक्सिसोम। अब आप बोलोगे सर अभी तक जो आपने शुरू के दो बताए, स्पिरोसोम बताए, क्लाइप्सिसोम बताए, वो जो है प्लांट सेल में ही रहते हैं। एनिमल सेल वाले तो कोई बताओ जो माइक्रोबॉडीज एनिमल सेल के अंदर। तो पीरोक्सिसोम वो माइक्रोबॉडी है जो कि आपकी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में, इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये आपको दोनों में मिलेगी। प्लांट सेल में भी मिलेगी, एनिमल सेल में, करेक्ट। इसकी जो डिस्कवरी है, पीरोक्सिसोम की जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी की गई थी रोडिन। रोडिन ने इसकी डिस्कवरी की, रोडिन ने, करेक्ट। पहली बार इन्होंने जो है ये पीरोक्सिसोम को लीवर और किडनी के सेल में देखा था, लीवर एंड किडनी सेल। देखो इतनी छोटी सी डिस्कवरी की है और उसका नाम जो है वो इतिहास में अमर हो गया, पढ़ रहे हैं हम लोगों का, करेक्ट। तो असल में ये पीरोक्सिसोम करते क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर देखो पीरोक्सी मतलब कहीं ना कहीं पीरोक्साइड से इसका कुछ ना कुछ लेना देना है। पीरोक्साइड, हाइड्रोजन पीरोक्साइड मतलब कि आपका H2O2 से लेना देना है। कहां पर है देखो आप, तो बॉडी के अंदर में या हमारे बॉडी के अंदर में अमाइनो एसिड्स होते हैं, या तो फिर यूरिक एसिड होता है, अमाइनो एसिड या तो यूरिक एसिड होता है। ये यूरिक एसिड या अमाइनो एसिड जो है एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है और एज ए बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन पीरोक्साइड रिलीज, करेक्ट। और ये जो हाइड्रोजन पीरोक्साइड जो रिलीज हो रहा है ये टॉक्सिक होता है। इसके लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है कैटालेज। क्या नाम है? कैटालेज। तो कैटालेज वो एंजाइम है जो अमाइनो एसिड या यूरिक एसिड को हाइड्रोकार्बन मतलब कि R और H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन पीरोक्साइड में कन्वर्ट करता है। और हाइड्रोजन पीरोक्साइड जो है ये काफी टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है हमारे शरीर में। तो अगले स्टेप में क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिक चीज बसती नहीं है, हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि कोई भी टॉक्सिक चीज न्यूट्रलाइज कर दी जाती है ना। अगर हमारा बॉडी का सिस्टम प्रॉपर है, हम अगर हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तब वो टॉक्सिसिटी जो है वो हम पर हेवी हो जाती है और हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन पीरोक्साइड है मतलब कि H2O2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीरोक्सीडेज, या उसी को हम ऑक्सीडेज बोलते हैं, करेक्ट। वो कन्वर्ट कर देता है उसमें उसको वाटर प्लस ऑक्सीजन। देखो एक टॉक्सिक चीज जो है कैसे पानी में बदल दी गई, तो ये जो ऑक्सीडेज है या इसी को हम पीरोक्सीडेज भी बोलते हैं, ये आपको कहां से कौन ला के दे रहा है? पीरोक्सिसोम ला के। तो देखो पीरोक्सिसोम कितने काम का स्ट्रक्चर है कि वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहने वाला एक जहरीला कंपोनेंट जिसको हम हाइड्रोजन पीरोक्साइड बोल रहे हैं, हाइड्रोजन पीरोक्साइड बोल रहे हैं, उस हाइड्रोजन पीरोक्साइड जो कि टॉक्सिक है उसको सीधा सीधा वाटर और ऑक्सीजन में बदल दिया है। दोनों चीजें हमारे काम की है, दोनों चीजें हमारे काम की है। अब ये कैटालेज जो है ना, दूसरी बात मुद्दे की बात बता रहा हूं, ये जो कैटालेज है ये भी पीरोक्सिसोम के अंदर होता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया पीरोक्सिसोम का फंक्शन बता दो एक लाइन में, तो आप क्या फंक्शन बताओगे? कि फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पीरोक्साइड। H2O2 का फॉर्मेशन मतलब देखो अमाइनो एसिड या यूरिक एसिड से पहले तो H2O2 बनाया कैटालेज एंजाइम के थ्रू, वो कहां से आया? पीरोक्सिसोम ने दिया।
फिर उसके बाद उसी H2O2 को जो है ऑक्सीडेज में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडेज ने वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। ये ऑक्सीडेज कहाँ से आया? पिरोक्सिज्म से आया। तो ये दोनों एंजाइम जो है पिरोक्सिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का अमाइनो एसिड या यूरिक एसिड जो है वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो पाता है। अगर पिरोक्सिज्म नहीं होता तो यूरिक एसिड और अमाइनो एसिड जो है वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर समझ में आई होगी तो कमेंट में लिखो, चैट में लिखो H2O2, चैट में लिखो H2O2। फिर से बताऊं, फिर से बताऊं मैं? और किसी को भी फिर से पढ़ना है ये वाला पिरोक्सिज्म? देखिए लास्ट में मैंने सिर्फ इतना बोला कि किसी ने अगर आपसे भी जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, देखिए यहां पर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा रॉड शेप होता है। कैसा है? रॉड शेप। सबसे पहली बात ये रॉड शेप है, करेक्ट। दूसरी बात ये कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया है ना। तो डबल मेम्ब्रेन लिख दो इसमें, डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दो चीज हमको समझ में आ गई। अब इसके अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का यूज करता है, एटीपी का जनरेशन करता है, ठीक है, और ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ये पूरे पॉइंट में एकदम क्लियर कराऊंगा आपको। पावर हाउस ऑफ दी सेल। पावर हाउस ऑफ दी सेल क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी जो है हमारे बॉडी की एनर्जी है, करेक्ट, हमारे बॉडी की एनर्जी। अब देखो एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें चीजें बताता हूं। तो हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आज पूरे खानदान को पहचान लेंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है, पूरे खानदान को पहचान लेंगे। कैसे हूं मैं बता रहा हूं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया किसी ने आपसे गलती से पूछ लिया नींद से उठा के, तो तुम आज के क्लास माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है 1 घंटा तो आराम से बोल लोगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये 2 मेम्ब्रेन से बना है, मैंने अभी बताया था, ये एक मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली है इसको हम बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली है इसको बोल देंगे इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बनाया। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन असल में आपकी एकदम स्मूथ होती है और पोरस होती है ना। तो ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ये कैसी रहेगी? ये स्मूथ रहेगी। स्मूथ रहेगी मतलब आड़ी टेढ़ी नहीं, कंटिन्यू, एकदम स्ट्रेट, करेक्ट है, बिल्कुल सीधी, स्मूथ एंड पोरस। क्या रहेगी? पोरस रहेगी। तो पोरस है मतलब इसमें क्या है? छेद है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अंदर वाले सेल की, अंदर वाली लेयर की। तो जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। इनर मेम्ब्रेन क्या है कि वो सीधी नहीं है, वो कैसी है? फोल्डेड है। तो आप देखो ये इस टाइप है, अंदर वाली इस टाइप से फोल्डिंग बनाए हुए,
तो जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस टाइप से देखो फोल्डिंग्स बनाए। तो दीज आर दी इनर फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। और इसका नाम क्या है, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। देखो स्टूडेंट, एक फायदा ये होता है कि जब भी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं, करेक्ट, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं, तो उससे आपको फायदा क्या होता है कि आप ये सीख पाते हैं कि हमें डायग्राम ड्रॉ कैसे करनी, या आप ये बोल सकते हो कि एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर कैसे समझना है वो हम, करेक्ट। लेकिन वही मैं आपको अगर बनी बुनाई इमेज दे दूं तो इससे क्या हो सकता है कि हमें जो है डायग्राम समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है कि असल में ये डायग्राम बनी कैसे, ये डायग्राम बनी कैसे, है ना। जैसे मैं एक इमेज आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है, माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है। अब इसका यूज करके मैं अगर आपको बताऊंगा तो शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें जो है डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें काफी नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये असल में कैसी है, डीपली फोल्डेड है। कैसी है, डीपली फोल्डेड है, इनर फोल्डिंग है इसमें, करेक्ट। और दूसरी बात क्या है, ये इनर फोल्डिंग क्यों बनी है भैया, जबरदस्ती में भगवान जो है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है ना। उसने अगर एक छोटी सी किसी चीज को मोड़ा भी है ना, तो उसके पीछे जो है बहुत बड़ा रीजन है। तो वैसा ही रीजन जो है यहाँ पर भी है, वैसा ही रीजन जो है यहाँ पर भी है कि उसमें जो है ये इनर फोल्डिंग सरफेस एरिया बनाने के लिए बनाई, करेक्ट। क्योंकि जो हम माइटोकॉन्ड्रिया में बोल रहे हैं ना कि एटीपी का जनरेशन होता है, ये एटीपी का जनरेशन एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन पे होता है, तो उसके लिए इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया है। तो बाय द इनर फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन increases and because of which the ATP generation process getting more space, correct। अब देखो यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग बनी, ये फोल्डिंग के बीच में, ये फोल्डिंग के बीच में मतलब यहाँ पे मैं ये वाला हिस्सा जहां मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये है ना, ये जो है ये वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इस वाले हिस्से को हम बोल देंगे क्रिस्पी, इस वाले हिस्से को हम क्या बोल देंगे, ध्यान रहेगा, क्रिस्पी, करेक्ट। और मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो इसके अंदर जितना भी यहाँ पर ये जो पूरा इनर मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये देखिए, ये क्या है, ये है मैट्रिक्स। यहां तक बात क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, करेक्ट, ये वाली, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन मैंने बोला स्मूथ है और पोरस है, स्मूथ है और पोरस है। तो इसके अंदर अगर मैं एक एक पॉइंट वाइज लिखूं, है ना, अभी मैं यहाँ पे आके आपको ड्रॉ करके बता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दिया। तो जैसे आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें आपको दो प्रॉपर्टी मैं और बताता हूँ कि इसमें आपको लेस प्रोटीन देखने को मिलेगा, प्रोटीन इसमें कम होते हैं एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अगर देखेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन जो है वो ज्यादा दिखेगी, तो मोर प्रोटीन।
करेक्ट। और ये जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज परमिएबल, क्योंकि मैंने बोला ये पोरस है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल बड़े आसानी से जो है आपके, अरे हमारी इनर मेम्ब्रेन कहाँ गायब हो गई भाई? इनर मेम्ब्रेन ही गायब हो गई यार, बताओ ऐसा कोई करता है? ये तो यहाँ पर ये जो आपका कोई भी मटेरियल जो है वो आपका बाहर से अंदर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन को बड़े आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जब वो इनर मेम्ब्रेन को पार करने जाएगा तब वो उसको पार नहीं कर सकता। मतलब ये मैट्रिक्स रीजन जो है यहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया है उसको आप मैट्रिक्स बोल रहे हो, लेकिन ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बीच का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को आप क्या नाम से पुकारें? ये क्यों लिए? इसको आप चंगू मंगू अंगू कुछ भी पुकार लो, गर्गी कहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है भैया। ये जो येलो वाला एरिया है ये असल में इसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को हम जो है आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर कंपार्टमेंट। और ये वाला जो है मैट्रिक्स रीजन, इसको हम इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। क्लियर होते जा रहा है? एक एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर छूटेगा नहीं इसकी गारंटी, कोई भी स्ट्रक्चर छूटेगा नहीं इसकी गारंटी। ठीक है, अब देखो तीसरा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी बोल रहे हैं। तो ये क्रिस्टी जो है ये सिर्फ एक तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया किसके लिए बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है आपके एटीपी जनरेशन, एटीपी जनरेशन के लिए बढ़ रहा है। लेकिन एटीपी जनरेशन के लिए बढ़ रहा है तो उसमें कैसे बढ़ रहा है उस चीज